Good evening everyone. This is lecture number 2nd. In first lecture we discussed some problems from the chapter electric charges and field. So today we are doing the same. जो हमारी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. So my name is Rahul Panchal and you are watching Ignite Physics. Let's start. So in previous lecture, first lecture हमने I think 13 तक कर चुके थे. 13 पे आ चुके हैं. तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. A circular plane sheet of radius 10 cm is placed in a uniform electric field. तो यहाँ पे दिया क्या है, एक सर्कुलर प्लेन शीट दी है और एक सर्कुलर प्लेन शीट दी है जिसकी रेडियस इतनी है. ठीक है, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. जो दिया है वो उतार लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है. ठीक है, तो E की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा 60 विद दी फील्ड. तो ये जो सर्कुलर प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है जिसमें से क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है. चलो मैं एक एरो दिखा देता हूँ. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास आउट हो रही है. ठीक है, ये एंगल किस, ये शीट इसके साथ एंगल कितना बना रही है भैया जी, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, ओके. तो आगे क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस शीट. तो शीट में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है. तो फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आपने. क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया. तो ये चीज था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया इनटू में कोस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट था भैया जी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 5 × 10⁵. एरिया, एरिया में यहां से निकाल सकता हूं भाई. एरिया क्या होगा, πr². ठीक है, 3.14 इनटू में r². और अभी r किसमें दिया है, सेंटीमीटर में. तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर के अंदर, जिसकी वैल्यू होगी क्या, -1. ठीक है, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे तो 3.14 इनटू में स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 मीटर स्क्वायर. ये आपकी क्या आ गई, एरिया निकल के आ गया. ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए 3.14 इनटू में 10⁻⁻2 कोस थीटा. अब थीटा में बात आती है. थीटा क्या था, थीटा था नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. यहाँ पे ये वाला एंगल दे रखे हैं शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है. तो अगर मैं ये एंगल की बात करूँ, ये कितना निकल के आ जाएगा, 30, क्योंकि ये टोटल कितना था, 90 का था. तो अगर मैं कोस यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोस 30 डिग्री. ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो कितना आ जाएगा, 314 इनटू में 5 तो का 20, 5 1 5 7 5 3 15. तो ये आ जाएगा 15.7 इनटू में 10⁵ इनटू में 10⁻⁻2 इनटू में cos 30 होता है √3/2. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको मैं काट भी सकता हूँ. अगर मैं डिवाइड बाई 2 भी करता हूँ तो मेरा कितना निकल के आएगा, ये 7 पे जाएगा. ठीक है, एक बच गया 17. तो पॉइंट 7 पे थोड़ी जाएगा, 7 पे जाएगा. ठीक है, अब 17 के लिए कितना जाएगा, 8 16 1 और 5 आ जाएगा. तो ये तुम्हारा निकल के, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये निकलेगा 7.85 इनटू में 10⁻³ इनटू में ये कितना आ गया, 1.73. ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे 2 जीरो बना देता हूँ. तो इसको निकालूंगा तो 7.85 इनटू में 1.73 इनटू में इसको काटोगे तो क्या बच जाएगा, 10 ही बचेगा. ठीक है जी, ये क्या निकल के आया है, हमारा फ्लक्स निकल के आया है. आगे बात करते हैं. फाई की वैल्यू अगर मैं आगे सोल्व करूंगा तो देखेंगे इसको कि 7.83 इनटू में 1.7 मान लेता हूँ. अप्रोक्स आंसर निकालने की कोशिश करें अगर हम, या 21 2 56 5 4 और 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 387. तो तुम्हारा आ जाएगा 1 8 और
7 और 1 वो 8, 8 और 5 13। ये चीज बन गई भाई हम की। तो 5 की वैल्यू निकल के आई कितनी। अब यहाँ पे पॉइंट का और चक्कर है, ये 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 13.3 इंटू में 10⁻1 ही था। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा। पावर की गड़बड़ हुई है कुछ, लग तो रहा है थोड़ा बहुत। 3 बचा था, तो 133 आ गया हमारा। ओके, 133 इंटू 10⁻, तो कुछ है ही नहीं। तो आंसर तुम्हारा 136। पावर 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 हिसाब किताब देखिए भाई एक बार के लिए। 10⁻5 पावर वहाँ थी, और एरिया ओके। यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा लिख दिया भाई, क्योंकि यहाँ पे 1.73 लेके चल रहे हैं, तो ये 100 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं लेके चलना है। तो ये नहीं लेके चलेंगे तो मतलब 10⁻3 आएगा ऊपर। तो इसको जब सोल्व करोगे तुम क्या आ जाएगा आपका 1.33 इंटू 10⁻, दिस विल बी योर। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था। सिंपली आपको क्या दिया हुआ था, रेडियस दे रखी थी, रेडियस से आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फार्मूला E इंटू में S। तो E इंटू में S होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, S तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया निकलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर से कोस थीटा की वैल्यू। थीटा में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था कि थीटा यहाँ 60 डिग्री कौन सा दिया है, सीट का दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन तुम्हें बनाना किसका एंगल देखना है, तुम्हें देखना है नॉर्मल वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे। चलो हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आज का सेकंड। पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस is acting along a positive x direction axis. The flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane. देखो भाई दिया क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अरे ये कई बार फील्ड दे जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जो दिया है वो बना दीजिए। एक्स डायरेक्शन में क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। ओके, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड है कितना है, 2 इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक स्क्वायर है ऑन ए साइड whose plane is parallel to yz। तो x ये y होगा, ये z होगा, तो इसके पैरेलल है। तो मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, इसमें से फ्लक्स कितनी पास आउट हो रही है ये पूछ रहा है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका नॉर्मल वेक्टर देखो भाई पहले तो कितना है। इस तरह का नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है जी, मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर बनेगा उसे नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, या फिर एरिया वेक्टर भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरफ। तो अगर तुम देखोगे एक्स एक्सिस के और इसके बीच में एंगल कितना है भाई साहब, 0 डिग्री है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी इधर है और नॉर्मल वेक्टर भी इधर है। ठीक है, नहीं है तो इनके बीच में एंगल कितना है, अगर पैरेलल है दोनों तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तुमसे पूछा क्या है, फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स का तो वही फार्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, दोनों का
डॉट प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया इनटू में कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁻³ एरिया क्या होगा, एरिया ये दे रखा है स्क्वायर है तो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू लेंथ, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो -2 का भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मीटर में काम करना है, तो -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा -2 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। तो यहाँ पे पुट कीजिए तो आ जाएगा 10⁻⁻² इनटू में कोस थीटा कितना पुट करेंगे, थीटा 0 पुट होगा जी, बताया मैंने कि एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना 0 पुट होगा, तो कोस 0 1 होता है, तो 2 इनटू में 10⁻, ये कितना बच जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा कोस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 20 निकल के आ जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो कुछ नहीं, सेम ये फार्मूला बेस्ड है, अभी तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, अभी तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पड़ रही है हम लोगों को। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे और जो ये पीपीटी खत्म होने के बाद तुम्हारा जो नीट और जेईई के क्वेश्चन आएंगे वहां पे हमें थोड़ा सा तरीके से दिमाग घुमाना पड़ेगा, अभी तो डायरेक्टली सीधे सीधे आसान आसान बचपन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इन क्वेश्चन नंबर 14 द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इफ द लाइन नॉर्मल टू प्लेन मेक्स एन एंगल 60 विद एक्स एक्सिस। तो ये क्या कह रहा है कि द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, ओ यार गलत मिटा दिया, तो कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर था हमारा, हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें से फ्लक्स पास आउट हो रही है। इफ द लाइन नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 विद द एक्स एक्सिस। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो हम ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वो था, अब की बार इसकी जो नॉर्मल है ना इसका ये मान लेते हैं, अब की बार स्क्वायर उसने अलग तरीके से रखा, इसका जो ये नॉर्मल है ना एन कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल कितना बना रहा है अब की बार 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए क्या होगा, बात वही है, फ्लक्स का फार्मूला था क्या E डॉट S इनटू में कोस थीटा, वही था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ही, कितना है वो पीछे देखना पड़ेगा, सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो E डॉट S इनटू में कोस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2 इनटू में 10⁻³ इनटू में S हमने यहाँ पे निकाला था 10 है ना, 10 का -2 इसका स्क्वायर किया था तो -1 आया था, स्क्वायर किया था -2 मीटर स्क्वायर, एरिया निकल के आया था। S यहाँ पे निकल के आया 10 की पावर -2 और कोस की जगह पे आपने क्या लिखना है 60 डिग्री यूज करना है, क्योंकि उसने एंगल दिया है उस क्वेश्चन के अंदर, यार समझे नहीं समझे, वो 15 क्वेश्चन के अंदर उसने ये चीज बताई है कि एंगल क्या यूज करो, आप एंगल 60 डिग्री यूज करो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा 20, तो पहले पिछली बार आया था, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट में तो प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, यूनिट कैसे निकल के आती है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालो यार, इसकी यूनिट निकालो यार, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही प्रॉब्लम है, यूनिट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यूनिट का क्वेश्चन आता भी है बोर्ड के अंदर कई बार आ जाता है। चलिए बात करते हैं, हो गया ना, हाँ बात करते हैं 16th क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड I cap plus 2j plus 3k through a surface of area this line on the x
वाई प्लेन इज, ओके, पहली बात तो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करते हैं। देखो ये तुम्हारी मैंने बना दी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसने क्या कहा, यहाँ पे कोई एरिया है, ये एरिया मान लिया, ये कितना है 100 मीटर स्क्वायर, समझ लेना इसको ध्यान से, ठीक है। अब इसने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड कितनी है, E इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये फील्ड दे रखी है भैया जी, ठीक है। अब एरिया की बात करूं मैं, एरिया कितना दिया है तुमने, एरिया दे रखा है 100, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। अब देखो ये अगर ऐसे है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो z इस तरफ हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, तुम्हारी तरफ होगा, तो इस तरफ होगा। ये एक्सिस कौन सी है, z एक्सिस है, तो इसको अगर मैं j कैप सॉरी k कैप कहूंगा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्यों, क्योंकि ये एरिया है, ये पूरा एरिया है, और इस एरिया का तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ये बाहर की तरफ, और ये बाहर वाली एक्सिस है कौन सी, अब इसको ऐसे बाहर तो सीधा दिखा नहीं सकता, तो ऐसे दिखाया हुआ है, तो ये कौन सी बन गई, जेड एक्सिस बन गई, तो के कैप इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, तुम्हारी आगे क्वेश्चन की, तो उसने फ्लक्स पूछी थी, तो फ्लक्स क्या होगी, ई डॉट ए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तुम्हें 100 के कैप के साथ। अब आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, के की के के साथ मल्टीप्लाई, तो के की के साथ मल्टीप्लाई, बाकी के साथ तो क्या होगा 0 0 प्लस 3 इंटू में 0 0 300 आ गया, के के साथ 1 आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा, तो तुम्हारा कितना गया भाई 300 बाई ई निकल गया, क्या निकल के आ गया फ्लक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 300 वोल्ट मीटर। अब देखो ये चीज, और यहाँ पे फ्लक्स की जो यूनिट दे रखी है वो अलग तरीके से निकल रही है, तो यहाँ पे क्या है वोल्ट मीटर में यूनिट दे रखी है, तो ये भी इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहां से भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या पूछा है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं आपके लिए। A point charge Q is at a distance d by 2 directly above the center of the square of side D। एक स्क्वायर है, ये दिख रहा है जैसा कि आपको, और इसमें क्या है सेंटर से डायरेक्टली अब ये इसका सेंटर है, चलेगा ना, ये इसका सेंटर है, इससे d by 2 ऊपर रखा हुआ है। The magnitude of electric flux through the square is, तो इसमें क्या है, इस स्क्वायर से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रही है वो निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ ने हमें क्या बताया था, गॉस लॉ ने एक अच्छी चीज बताई थी हमें, क्या कि E डॉट ds मतलब कि जो क्या थी फ्लक्स थी वो किसके बराबर आई थी, Q बाई r। तो ये क्या था, एनक्लोज्ड, मतलब कि जो अंदर वाला चार्ज था वो था, ठीक है। ये फ्लक्स, ये गॉस लॉ किस पे लगता था, क्लोज सरफेस के ऊपर लगता था, सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन सरफेस है, लेकिन मैं अब भी ओपन सरफेस है जरूर, लेकिन मैं इसको क्लोज बना तो सकता हूँ। क्लोज बनाने के बाद मैं क्या करूंगा भैया, इसका आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा, वहां पे तो बनना मुश्किल हो जाएगा, इसको अगर उठा के चलो छोड़ो, यहीं पे बना देते हैं ना, मान लो ये यहाँ पे तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन था, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे किया,
यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी सरफेस मान लिया, ठीक है, ऐसे। ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये तुम्हारा यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, वो चार्ज रखा हुआ था, क्या, d/2 डिस्टेंस के ऊपर, कितने के ऊपर, a/2 डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है Q। अब ये क्या हो गया, अब ये क्लोज हो गया, पहले ये क्या था, ओपन था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक तरीके से इमेजिनरी बाउंड्री मान ली। अब ये क्लोज हो गया, अब इसके ऊपर क्या लग सकता है, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो फाई ई क्या आएगा, Q इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, मतलब सीधा सीधा Q बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। लेकिन ये फाई ई क्या है, ये फाई कौन सी है भैया, ये फाई है तुम्हारी, कौन सी फाई है ये फाई तुम्हारी जो पूरे क्यूब में से पास आउट हो। ये फाइल जो तुम्हारी निकली है ना, किस वाली फाइल निकली है, क्यूब वाली फाइल निकली है। अब देखा जाए अगर बीच में चार्ज रखोगे तो सिमेट्रिकली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी। तो जितनी 6 फेस में से क्यूब में से पास आउट हो रही है, मतलब कितनी में से 6 फेसेस में से ये पास आउट हो रही है, कितनी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बात करूं एक फेस में से पास आउट होने की, वो क्या होगा, 1/6 कर देंगे इसको, क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो तुम्हारी जो एक फेस में से पास आउट होगी वो क्या होगी भैया, Q/6 एप्सिलॉन। एक फेस में से, सिर्फ एक स्क्वायर में से जो पास आउट होगी वो कितनी होगी, Q/6 एप्सिलॉन। ठीक है, टोटल इसमें से जो हमने ये क्यूब बना दिया है वो कितना होगा, Q/एप्सिलॉन। जब ये तो बात उसने गॉस लॉ नहीं बता दी थी। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर, क्या होगा, Q/6 एप्सिलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कोई समस्या, मेनली हमें क्या करना है, चार्ज बाहर था तो इसको क्या करना है, अंदर करना है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मेनली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इनसाइड लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए तुम एक्स्ट्रा सरफेस मान सकते हो, तब जाके बात बन जाएगी, इमेजिनरी सरफेस खास कर। चलो भाई पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। Point charges of 6 microcoulomb and this are placed on the x-axis at 8 centimeter and 16 meter respectively. The magnitude of charge that must be placed at x is equal to -8 meter. -8 मीटर पे अलग से रखना है, so that any kept at origin experience no electrostatic force. अब देखो इसने क्या कहा, पॉइंट चार्जेस हैं, कौन कौन, तो ये है हमारा महान इंसान, क्या, तो ये है 6 माइक्रोकोलम, और एक कौन है, -4 माइक्रोकोलम। ये रखे कहाँ कहाँ पर है, ये रखा है जी 8 मीटर के ऊपर, और ये रखा है जी 16 मीटर के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कि ये 8 पे रखा है, 16 पे रखा है, तो ऐसे करते 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 यहाँ पे क्या आया होगा, ओरिजिन आया होगा, मतलब 0 मीटर भी आया होगा। ठीक है, और वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू -8 मीटर, मतलब और पीछे जाना है, क्या आ गया, -8 यहाँ जाना है, यहाँ पे कोई चार्ज रखना है, क्यों चार्ज रखना है, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी है, सो दैट एनी केप्ट एट द ओरिजिन, यहाँ पे कोई भी चीज रखी जाए, एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो फोर्स यहाँ पे लगाने पे, यहाँ पे चार्ज रख दिया हमने, क्यों चार्ज रख दिया, मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगाने वाले कौन कौन है, एक तो ये है, ठीक है, कौन, 6 माइक्रोकोलम, एक कौन है, -4 माइक्रोकोलम,
और एक यहाँ पे ये क्यूब हम रख रहे हैं, एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कौन लगाएगा, मान लेते हैं ये भी मैं अभी के लिए पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर अगर यहाँ पे मान लो मैं प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, क्या रखता हूँ, प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा ये इस तरफ, ये वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ, और वो वाला फोर्स लगाएगा पक्का नहीं, गड़बड़ है। ठीक है, तो वो वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज है तो वो वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो इस तरफ तो फोर्स लगने वाला सिर्फ एक ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स तो है Q1 की वजह से, Q की वजह से, एक फोर्स है इस तरफ लगने वाला फोर्स है 6 माइक्रोकूलम की वजह से, और वो नेगेटिव है तो इस पे फोर्स लगाएगा तो वो किसकी वजह से है, F माइनस 4 माइक्रोकूलम। ये सारी चीजें हैं, ये चीजें, तो इसको यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो होना चाहिए। तो जीरो फोर्स होने के लिए इधर वाले फोर्स को उधर वाले फोर्स के इक्वल पुट कर दो। तो अगर ऐसा करना है तो हमारे पास तीन फोर्स हैं, तो तीन फोर्स हैं, तो चलिए इधर वाला फोर्स, ये चीज और देखनी है कि डिस्टेंस देख लो भैया किस किस का कितना है। ये जब यहाँ पे फोर्स निकालोगे तो एक डिस्टेंस तो ये लेनी पड़ेगी 8 मीटर, एक डिस्टेंस ये लेनी पड़ेगी कितनी 16 मीटर, और एक डिस्टेंस ये लेनी पड़ेगी कितनी 8 मीटर। ठीक है, ओके, तो फोर्स देख लेते हैं। इधर वाला फोर्स 6 वाले की वजह से तो कितना आएगा भैया, 6 वाले की वजह से फोर्स, तो 6 वाले की वजह से फोर्स आएगा आपका K 6 माइक्रोकूलम इनटू में जो एक्स्ट्रा चार्ज रख रहे हैं यहाँ पे Q डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि कितना, 6 वाले की 6 वाले की वजह से क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, इधर वाला फोर्स, अब उधर वाले दोनों फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो उधर वाला एक फोर्स तो क्या होगा Q, तो क्या हो जाएगा K Q बाय आर स्क्वायर। अब ये आर कितना है ये देखो, Q का इसके डिस्टेंस कितना हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस इधर वाला फोर्स किसकी वजह से है, 4 वाले की वजह से, तो यहाँ पे आर कितनी लेनी पड़ेगी 16 लेनी पड़ेगी, तो K Q यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल q और इनटू में 4 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय आर कितना हो जाएगा 16। एक चीज और तुम सोच सकते हो, सर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज ले लूँ, तो माइनस चार्ज लेने में तुम्हें एक चीज याद रखनी, या तो तुम चार्ज को माइनस ले लो या तुम डायरेक्शन के साथ खेल लो, दोनों चीजें एक साथ मत करना। या तो यहाँ पे माइनस ले लो, डायरेक्शन क्या मान के चलो, सेम मान के चलो सबके, ठीक है, या फिर डायरेक्शन सेम नहीं मान के चल रहे हो तो फिर चार्ज क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। चलो इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू तो देखो हर जगह है, कर जाएगा, म्यू भी हर जगह है, म्यू को रख सकते हैं, हर जगह नहीं है अभी, ठीक है, और ये स्मॉल क्यू हर जगह है, ये काट देते हैं, और ये आपका इसको मैं स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16 का स्क्वायर है, तो अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, 2 इंटू में 8। क्यों, क्योंकि मैं ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर में पूरा काट दूंगा, फिर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा, तो बचा क्या है, यहाँ पे बचा 6 माइक्रो कूलम बराबर होगा Q प्लस ऊपर क्या बचा 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे बच गया 4, ये हो गया कितना 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 6 माइक्रोकूलम बराबर होगा Q प्लस में 1 माइक्रो, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 माइनस 1 बराबर आ गई 5 माइक्रो। समझे या नहीं समझे, तुम्हें बेसिकली एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी, उसमें बोला क्या है, तो कुछ क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली ये कर देगा, ये हर एक 10th क्लास का 9th क्लास का बच्चा कर देगा इसको, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो समझने के लिए उसने क्या कहा, 3 चार्ज रखे हैं, एक चार्ज रखा है 8 मीटर पे, दूसरा चार्ज रखा है 16 मीटर पे,
और तीसरा चार्ज हमें रखना है, ठीक है। 8 मीटर पे रखा है 6 माइक्रोकूलम, 16 मीटर पे रखा है -4 माइक्रोकूलम, और जो -8 पे रखना है वो हमें निकालना है। सो दैट कंडीशन क्या है कि O पर क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इधर वाला फोर्स ये रखा और उधर वाले दो फोर्स थे तो ये रख दिए, इक्वल रखा, तो वैल्यू आ गई। यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा तुम्हारा 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या कह रहा है। चार्ज q is divided into two parts, q and q minus q. So maximum coulomb force between them, what is the ratio of small q by capital Q? एक चार्ज था, तो एक चार्ज था q, वो डिवाइड हो गया किसमें, स्मॉल q में और q माइनस q में। ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी देखना है, इनको ऐड करोगे वे भी q आएगा। देखो इसको अगर ऐड करते हो q प्लस में q माइनस q बराबर q, पहले भी इतना था बाद में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होता है भाई, ठीक है। तो ये दो चार्जेस हो गए हमारे पास, ठीक है। फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम व्हाट इज q बाई q, मैक्सिमम फोर्स, पहली बात तो फोर्स की बात आ गई, फोर्स का फार्मूला क्या है, इन दोनों के बीच में मान देता हूं r डिस्टेंस, तो k q माइनस q डिवाइड बाय r। इसके बारे में ये तो वैसे कांस्टेंट है, इसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहा, डिपेंड किस पे कर रहा है, ये वेरिएबल है। तो हमारा फोर्स के बारे में बात कर रहा है, फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब कोई भी चीज मैक्सिमा या मिनिमा, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स मान लिया मैंने, तो अगर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और जो अगर ये x की वैल्यू पुट करते हैं, x नॉट आती है मान लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू, तो ये पुट करते हैं, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमा है और लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमा है। उल्टा होता है यहाँ पे। ये हमने 11th क्लास में जब बेसिक्स की क्लास ली थी उस टाइम पे भी किया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो इसको करेंगे। तो यहाँ पे कर्ली एफ बाय डेरिवेटिव कर देते हैं किसका, किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रखना टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्यू के रिस्पेक्ट में ही होगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्यू है भैया, क्यू वेरी कर रहा है, क्यू कम ज्यादा टूट सकता है, चार्ज को तोड़ना है ना तो चार्ज को कम ज्यादा तोड़ा जा सकता है, ये वेरिएबल है इस सिचुएशन के अंदर। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k बाई आर स्क्वायर तो है ही, तो मुझे डेरिवेटिव करना है क्यू के रिस्पेक्ट में, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया क्यू क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर, ये तो तुम्हारा बाहर है ही, तो k बाई आर स्क्वायर, इसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। जब इसको वो करोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा मतलब 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -2 बराबर किसके, जीरो के। तो ये वाली चीज तो जीरो हो नहीं सकती, ये वाली चीज जीरो होगी, तो यहाँ से जब तुम निकालोगे q इज इक्वल टू 2q निकलेगा। और पूछा क्या था, स्मॉल q बाई कैपिटल Q, तो स्मॉल q बाई कैपिटल Q यहाँ पे निकल के आ जाएगा स्मॉल q बाई कैपिटल Q 1 बाई, ये सिचुएशन है, दिस इज योर आंसर। तो तुम्हें करना क्या था, तुम्हें ये ध्यान रखना था, इसमें तुम्हारा वो थोड़ी मैथमेटिकली नॉलेज चेक कर गया कि तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा की जानकारी है या नहीं है। ये स्टार्टिंग में ही 11th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं मैकेनिक्स के अंदर कि कोई वेलोसिटी है, मैक्सिमा कब होगी, किस डिस्टेंस पर मैक्सिमा होगी, तो वेलोसिटी का जो फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, अगर वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी किस जगह पर पूछ क्या रहा है। यहाँ पे चार्ज वैरी कर रहा था तो चार्ज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, तो डेरिवेटिव किया तो ये चीजें निकल के आ गई, तो ये वाली बात होगी। तो उसने हमारे पास क्या निकला, ये निकला, बात करते हैं।
charges 9E and E are kept 16 centimeter apart from each other. Where should a third charge Q be placed between them from 9E so that system is in equilibrium state? उसने क्या कहा, दो चार्जेस हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। दो चार्जेस, एक है हमारे पास क्या 9p, एक है सिंपली, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है पता नहीं, मान दिया मैंने, दिया गया नहीं दिया, और मान दिया, ठीक है। Where should a third charge Q be placed between them? बीच में कोई चार्ज Q प्लेस करना है फ्रॉम 9p, यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है, x मान लिया, so that the system is in equilibrium state. सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब कि कोई भी चार्ज हिलना नहीं चाहिए भैया, मतलब तीनों चार्जेस के ऊपर क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि कोई चार्ज कहीं चला गया, कोई चार्ज, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भाई उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो अगर इस चार्ज की मैं बात करूं, यहीं पे देख लो एक बार के लिए, अगर हो सकता हो तो ये डिस्टेंस कितनी निकली भाई, ये निकली r माइनस एक्स, तो इनको ही कंपेयर करना तो बन सकती है बात। देखो तो अगर मैं यहां से करूं, यहाँ पे ये चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स कैसे लगाएगा भैया इधर, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स कैसे लगाएगा इधर, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कब आएगा, जब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको F1 मान लेता हूँ, इसको F2 मान लेता हूँ। ये क्या होगा, ये नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहीं से बात बन जाएगी तुम्हारी। तो अगर यहाँ से सोल्व करना की देखोगे तो F1 बराबर किसके होना चाहिए, F2, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, ये तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा बीच वाला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, K, इसके और इसके बीच की बात हो रही है, तो क्या होगा 9e इंटू में E डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r मतलब अब की बार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो x के बराबर किसके होगा, F2 के, इन दोनों के बीच के फोर्स इसका और इसका फोर्स, तो ये क्या होगा 9e इंटू में q था भैया, तो यहाँ पे क्या होगा E इंटू में q डिवाइड बाय r, r अब की बार क्या है r माइनस x का स्क्वायर, सोल्व कर लीजिए, E इंटू में q, E इंटू में q, ऊपर क्या बचा, a से c कट गया, यहाँ बचा 9 बाय में x स्क्वायर बराबर होगा क्या 1 बाय में r माइनस x का, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करना है कर देते हैं, चलो इसको ले आएंगे इधर, 9 r माइनस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। r क्यों नहीं दिया, r दिया है, दे रखा है भाई 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पुट कर दो इसको यार, क्यों कम हो रही है, कम थोड़ी होना है, बराबर होगा x स्क्वायर। अरे यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो 3 को अंदर ले जाता हूँ, 16 माइनस x पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, मेरे को है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू में 16 माइनस एक्स बराबर होगा x के, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 3 इंटू में 16 माइनस में 3x इज इक्वल टू x के, तो 18 और 48 बराबर होगा 4x के, x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाय 4 बराबर आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई भैया जी 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ये x की वैल्यू 12 है और ये कितना बच गया, फिर 16 था ना, ये 4 सेंटीमीटर बच गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बड़ा चार्ज है तो इससे दूर जाना पड़ेगा, दूर जाने क्योंकि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा चार्ज है तो इससे दूर रखना पड़ेगा, और छोटा चार्ज है इसके पास, क्योंकि इसके पास रखने से कोई प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा पास में आने के बाद भी, लेकिन ये चार्ज बड़ा है तो दूर जाने के बाद भी उतना फोर्स लगा सकता है, तभी कंपेरेबल होगा, इसीलिए क्या है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है क्या। चलिए आगे बात करें।
क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। This and this are placed 10 mm apart, filled at a point P on the axis of the dipole, away from its center, on the side of a positive charge. This. पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखो। दो चार्ज दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, स्मॉल डिस्टेंस से रखे गए हैं, तो ये डायपोल नहीं बन गया। डायपोल बन गया कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें एक तो है +20 माइक्रोकूलम और एक है -20 माइक्रोकूलम, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी गई है, 10 mm रखी गई है, ठीक है। और आपसे पूछ के आ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इसका सेंटर है, तो एक्सिस के ऊपर 10 सेंटीमीटर का भी, अब ये mm है, अब यहां से 10 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हें देखने को तो लग रहा होगा कि ये 10 mm और 10 सेंटीमीटर इससे 10 गुना हो गया जाएगा अगर बात करोगे तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें अगर याद हो, तुमने एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, फील्ड ही पूछ रहा है क्या? हाँ फील्ड ही पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाली थी, एक्सिस पे तो थी तुम्हारी क्या 2kp डिवाइड बाय r3। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड r3 के प्रोपोर्शनल थी, किस केस में? डाइपोल के केस में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इक्वेटोरियल के केस में तुम्हारी क्या थी kp/r, और इनका रेशियो भी तुम्हें वहां पे देखा होगा तुमने, कितना आया था 2k वाला, ये भी वहां पे रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। ये हमसे अभी पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है एक्सियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं ये वाला केस ले लेता हूँ, ये ध्यान रखना, ये लगता कब है, ये सिर्फ इस वाली कंडीशन में लगता है आर बहुत 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 ज्यादा हो डी से, ये वाला अगर मैं पूरा मान के चल रहा हूँ ना, ये डी मान के मैंने, तो ये बहुत ज्यादा हो उससे, तो तब ये लगा सकते हो। अभी भी एक बार मैं निकाल लेता हूँ, उसके कंपैरिजन में देख लेंगे। अगर मेरा बहुत पास पास में ऑप्शन हुए, जबकि मेरे को पास पास में ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहे, तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे किसके बराबर थी, एक्सिस पे, तो 2kp डिवाइडेड बाय r3, तो 2k 9 × 10⁻⁹ p, मतलब p तुम्हारा हो जाएगा चार्ज इनटू में लेंथ डिवाइड बाय में r3 कितना है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को वही 10⁻⁻1 मीटर बन जाएगा ये, तो 10⁻⁻1 मीटर का क्यूब। और चार्ज को भी लिख ही देता हूँ तो वगैरह, तो चार्ज कितना है, चार्ज है जी 20 माइक्रो 10⁻6 और लेंथ तुम्हारी क्या है 10 mm, मतलब कि 1 सेंटीमीटर, और मतलब कि 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। इतनी बात होगी जी। चलो भैया सोल्व तो करना है, मजदूरी तो करनी है। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 10⁻9, 10⁻9, ये देखो एक ये आ गया, ये 10 है, गुणा में 10⁻6 और 2, 10⁻⁻8 डिवाइड बाय में 10⁻−3, ठीक है जी। इसको सोल्व करो, 10⁻10 - 8 तो कितना हो गया 36, गुणा में 10⁻10, 10 में से 8 गए, 2 बचा, डिवाइड बाय में 10⁻−3, तो 3 6 इनटू में ऊपर लेके जाओगे तो कितना बच जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे पॉइंट में है ना, तो 3.6 इनटू में ये इसको कम किया तो उसको ज्यादा करो, तो 10⁻6 वही तुम्हारी न्यूटन पर। ये तुम्हारी क्या निकल के आ गई भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई, जो हमने एक्सिस में निकाली।
तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के ऊपर आई है 3.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब ये वाली वैल्यू उसने वहाँ पे दे ही रखी थी, तुमसे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा था, जो उसका ऑर्डर था वो तुम्हारा लिख ही रखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कह सकते हो कि सर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से इतने गुना ज्यादा नहीं है जो आपने लाइन लिखी। ठीक है, मैं वो वाला फार्मूला भी एग्जैक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि 3.6 की जगह में 3.6 समथिंग कुछ आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इतना चेंज नहीं आएगा 3.6 4.6 हो जाएगा, इतना गैप नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए। 2 point charges 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by distance this. A point P is at a distance of this from the midpoint and the perpendicular bisector of the line joining the two charges. The electric field अरे ये सेम ही तो है, दो चार्ज है, ये बना दिया नहीं, नहीं बनाया गया, कब बनेगा? ये बना दिया मैंने। अब ये क्या है, 1 माइक्रोकूलम है, और ये क्या लिखा है, 1 माइक्रोकूलम है और -1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब है भैया 10 की पावर -10। मतलब दिखाने में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर ले। ए पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहां से इस पॉइंट पे P है जो क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है भैया जी ये कितना है, ये आपका 10 गुणा में 10 की पावर -2 बराबर हो, ये सेम वैल्यू कितनी बार आ गई आज, इतने मीटर पर ये R है तुम्हारी। अब ये कहाँ ये और कहाँ ये 10 की पावर -1, कहाँ ये 10 की पावर -10, तो ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये वही वाली कंडीशन होगी तुम्हारी, क्या R इज वेरी ग्रेटर देन D, ये वाली D दे रखी है। इसका यूज करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, हमें क्या करना भी पड़े। तो ठीक है, तो तुम्हें वहां पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही E इक्वल टू K P डिवाइड बाय R क्यूब। ठीक है, तो K P कितना, P तुम्हारा चार्ज कितना 1 माइक्रो 10 की पावर -6, और पी आर वो वाला तो कितना है 100। चार्ज ये पी क्या होता है भाई, पी होता है चार्ज इनटू में लेंथ, या डी भी मान लेते हैं इसको, तो ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना होगा 10 की पावर कितना था -10 डिवाइड बाय आर क्यूब मतलब इसका क्यूब 10 की पावर -1 का क्यूब। चलिए तो के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू में 10 की पावर ये 2 है, और ये कितना था 10 की पावर -10 डिवाइड बाय में 10 रेज़ टू पावर क्यूब करोगे तो -10। इसको ऊपर लेके जाओ, सोल्व करो पहले। तो 9 गुणा में 10 की पावर 9 है ही, और 2 ये है और 3 ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस में 5 इंटू में 6, और ये कितना हो गया 16। तुम्हारा बचा कितना 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -1, तो बचा अरे 9 और 5 14 है, तो -2 बचा। ठीक है ना, क्योंकि ये कितना हो गया 9 और 5 14, 14 माइनस तो -2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.09। देखो है क्या,
यही बात। तो कुछ नहीं करना, फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए ये फार्मूला कहाँ लगेगा, वो फार्मूला कहाँ लगेगा। ये चीज तो तुम्हें थ्योरी में हम सीखते ही यही चीज है। थ्योरी में हम यही सीखते हैं, अच्छा ये करके फाइनली ये आंसर निकलता है। फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये चीज निकल तो गई, ये यूज कहाँ होगी, लगेगी कहाँ पर, वो चीज वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होगी। चलो भैया, ठीक है। और हाँ, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तुम लोग इसके साथ इसका सॉल्यूशन इस वीडियो को रोक कर, जैसे क्वेश्चन सोल्व होता है रोक कर अपना नोट कर लिया। नेक्स्ट, पढ़िए। 2 point charges of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 raised to power this। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कितने डिग्री पर रखा है, 30 डिग्री पर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो 30 डिग्री पर रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अगर ये मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेता हूं मेरा -q + q, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना दिया है उसने, 30 डिग्री दिया है। ओके, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, टॉर्क दिया है 4 न्यूटन मीटर। ओके, द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज दिस। डाइपोल लेंथ मतलब डी दे रखा है तुम्हें कितना, 2 सेंटीमीटर। चेंज कीजिए भैया, 10 की पावर -2 बराबर हो जाएगा कितना, इतने लिख लेते हैं, ये टॉर्क दे रखा है तुम्हें। तो चलिए, टॉर्क का फार्मूला क्या था, टॉर्क का फार्मूला तुम्हारा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे टॉर्क का फार्मूला निकलता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो निकलता है P × E। ठीक है, ये क्या था आपका डाइपोल और ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, PE = -PE, ऐसा कुछ, इसको याद कर सकते हो तुम ऐसे। और जो डाइपोल था, तो जो तुम्हारा टॉर्क था वो क्या था, P × E, P × E। ये क्या था, PE sin थीटा, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है भैया, 4 न्यूटन दी है। ओके, न्यूटन मीटर। P कितना है, P होता है तुम्हारा चार्ज इनटू में डिस्टेंस इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में साइन दे ही रखा है 30 डिग्री। ठीक है, चीजें पुट करते जाओ, चार्ज पता नहीं है, डी तुम्हें दिया है, कितना दिया भैया, डी 2 × में 10 raised to power -2। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी है कितनी, ये दे रखी 2 × 10 raised to power 5, और sin 30 मतलब 1/2। ये यहाँ से कट जाएगा, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आगे अगर सोल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 = q × में 10 raised to power 3। तो इसको उधर लेके जाओगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × में 10 raised to power -3 है क्या, हाँ है, ये रहा मिली। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × में -3 को मिली रख दिया, तो ठीक है नहीं है। तो मेन चीज तुम्हारी क्या थी, तुम्हारा ये फार्मूला था, ये फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज ये आया है वहां से, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां से तुम निकालते हो कि टॉर्क कितना लगता है, पहले फोर्स निकालते हो फिर टॉर्क निकालते हो। ठीक है, तो वहां से जाके ये चीज आती है। तो जस्ट तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होने के बाद तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो
इसको उतार लेना साथ साथ में, उतारने के बाद आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या कह रहा है। Inform the charge conducting sphere of 4.4 meter diameter has a surface charge density of 60 microcoulomb. The charge on the sphere is, पढ़ो एक बार तुम्हें क्या कहना है। तो इसने क्या कहा भैया, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका डायमीटर इतना है, तो डायमीटर इतना है, तो डायमीटर तुम्हें दिया है 4.4 मीटर, तो रेडियस कितनी दी है 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। एज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तुम्हें दे दिया कितना 60 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चार्ज पूछ रहा है, चार्ज सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये दे रखा है तुम्हें 60 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया तुम्हें पता नहीं है, लेकिन एरिया तुम यहाँ से निकाल सकते हो। एरिया किसके बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू में पाई 3.14 इंटू में आर स्क्वायर 2.2 मीटर में था ना, तो ठीक है 2.2 का स्क्वायर। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, तो चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 60 इंटू में एरिया, एरिया मतलब 4 इंटू में 3.14 इंटू में 2.2 इंटू 2.2। इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 60 इंटू में, इसको सोल्व करोगे 16 4 5 12.56, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.2, इसको भी सोल्व कर देते हैं 22 के साथ 4 4 4 4 4 8 4, तो आ जाएगा तुम्हारा 4.84, इतना आ गया भैया। इसको तुम्हें आगे सोल्व करना है। ओके, आस-पास में है, दूर दूर में, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो 60 इंटू में 12.5 इंटू में 4.8, इतना मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना सोल्व करने के लिए क्या होगा तुम्हारा 12, ये भी मैं इसको 10 ले लेता हूँ, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 5 गुणा में 6, 5 का 30 3 12 15 1 6 कम 6 1 7, तो आ गया 75 गुणा में 4.8, ठीक है। तो इसको भी मैंने 10 लिया, इसको काट दो, ये बच गया तुम्हारा चार्ज। चार्ज तुम्हारा कितना आ जाएगा, निकालेंगे, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ माइक्रो भी तो आ रहा था ना यहाँ पे, कुछ माइक्रो कूलम था, ये रहा माइक्रो, तो माइक्रो भी 10 की पावर -6 पर लेके चलना पड़ेगा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो हमारा बेसिकली आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा भैया Q बराबर होगा 75 इंटू में 48 इंटू में 10⁻⁻⁶, इन दोनों की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, 48 इंटू में 75, 8 पंजे 40, 4 5 चौका 20, 20 और 4 24, 7 चौक 56, ठीक है, 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 0 0 6 3, तो इतना है, ये आ गया 3600 इंटू 10⁻⁻⁶, तो इसको 36 गुणा में 10 की पावर -4 मिल गया। और अच्छे से सोल्व करोगे तो 3.6, इसको कम किया तो उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाओगे तो गुणा माइनस में बढ़ाना है, तो मतलब तुम्हारा चार्ज निकल के आया है ये वाला। तो इसको सोल्व करने के लिए तुम्हारा 10 की पावर -3 तो ऊपर दे ही रखा था इसमें, तो 3.6 देख लो, 3.6 नहीं है 7 है, तो इसको कर दो। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ली थी,
5 6 था तो 5 दिया था, और 4 था तो एक वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा आनी चाहिए थी। ये 3.6 समथिंग कुछ आता तो 3.7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए इसको नोट कर लेना। बेसिकली तुम्हें क्या है, ये फार्मूला पता होना चाहिए था, कहाँ गया। चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर होता है सिग्मा, और यहाँ से तुम्हें चार्ज निकालना था, तो चार्ज बराबर होगा सिग्मा इनटू में एरिया। एरिया इसका स्क्वायर था तो एरिया पता ही है, और सिग्मा उसमें दे ही रखा था। सिंपल सी बात थी, कोई ज़्यादा दिक्कत करनी ही नहीं थी इसमें तो। आगे पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम, ये हम कर चुके हैं क्या। ये वही तो है भाई, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ये वही है। इसका आंसर क्या निकला था, अभी हमने पीछे निकाला था, तुम्हें अगर याद हो कि तुम्हारा यहाँ पे ये फ्लक्स पूरे क्यूब की अंदर से आई थी, कितनी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारी फ्लक्स एक स्क्वायर के अंदर से आई थी, कितनी, एक फेस के अंदर से, 6 फेस है ना इसके अंदर, तो एक से क्या था 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दे दो इसमें, चार्ज अलग दे रखा हुआ बस, और तो क्या था, इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी चीजें। तो चार्ज यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे 20 माइक्रो 10 की पावर -6 डिवाइड बाय में 6 इनटू में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब की बार एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो मल्टीपल ये है भाई, ये 10 की पावर 5 है, ये ध्यान रखना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 की पावर, हाँ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 रेज़ टू पावर -12 होती है। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग, तो सोल्व करेंगे, करना ही पड़ेगा, तो काट देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 बाय में 3 क्रॉस में 8.85 इनटू में, इसको आगे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ प्लस का, तो ऊपर बन जाएगा 10 की पावर 1 और 13 12, ये तो 13 माइनस में 6, तो तुम्हारा बन गया ये 10 की पावर 7 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 8.85, साथ ही बनाना भाई, हाँ साथ ही बना। चलो अब बात करते हैं आगे, इसको सोल्व करना है। वो 10 की पावर 5 में पूछ रहा है तुमसे, तो 10 की पावर 5 में अगर तुमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो तुम्हारा क्या है, 10 की पावर 5 को अलग लिख लो, 100 गुना में 10 की पावर 5 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 8.85, तो इसको काटोगे तो 33.3, तो ऐसा ही आ जाएगा। तो 33.3 डिवाइड बाय 8.85 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5। अब इसको 4 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, देखो 8 चौका 32, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ पे जाना चाहिए, देख लेते हैं। 8.85 इंटू में 4 कितना होता है, 5 चौका 20, तो 8 चौका 32, 33 34 3, और 8 चौका 32 33 34 35 हो जाएगा। 4 पे तो जाएगा नहीं, 35 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं समझे। तो 3.6, तो मतलब ये आंसर तुम्हारा आसपास आना चाहिए, फिर भी मैं कर देता हूँ इसको, 33.3 है, और ये इसको मैं एक बार के लिए 9 ही मान के चल देता हूँ। तो जब इसको मैं सोल्व करूँगा, इसको मैं सोल्व करूँगा तो हमारे क्या होती है 27, अंदर क्या बचा 6, तो 0 आया, 0 आया, 9 54, ठीक है भाई, ये लो, क्या समस्या है, समस्या नहीं। ठीक है ना, तो
ठीक है, आसपास में कोई और ऑप्शन ही नहीं मिल रहा भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में तुम्हें यही तो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, पूरा सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, और इसको एग्जैक्ट सोल्व करने बैठोगे 5-10 मिनट मेरी तो खाएगा, ठीक है, तो वो करके मैं एग्जैक्ट भी निकालता हूँ, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, 25, 4-5 क्वेश्चन और रह गए, अब तो कर ही देते हैं लगे हाथ। चलो भाई, हाँ ये भी अच्छा खासा कैलकुलेट करवाएगा हमसे। पढ़ो भाई, क्वेश्चन देखो क्या है। Electrical component is given as तो उसने कहा एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, अल्फा √x, वाई और जेड में है कि नहीं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, ठीक है जी। एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, ओके, तो एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ही पास आउट होगी, और जब यहाँ से ये क्यूब ऐसे बना है तो इधर से भी पास आउट। लेकिन अब एक खास बात है, जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, वो कितनी दे रखी है तुम्हें, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अल्फा एक्स पावर अंडर, तो मतलब कि ये तुम्हारी डिपेंड नहीं करती, मतलब डिपेंड कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब यहाँ अलग है यहाँ अलग है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, मतलब ये कुछ इस टाइप से है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं ना, इसकी फील्ड लाइंस बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से है, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, मैं तुम्हें जस्ट वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने तुम्हें ये बनाया है, ठीक है जी, कि यहाँ पे जैसे जैसे आगे जा रही है ना, तो डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो तुम्हारा क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे भी तो यही बताया उसने कि इसकी स्ट्रेंथ एक्स के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो फ्लक्स यहाँ से वाली फ्लक्स को मैं φ1 मान लेता हूँ, यहाँ वाली को मैं क्या मान लेता हूँ, चलो यहाँ की φ1 मान लेता हूँ, यहाँ की φ2 मान लेता हूँ, तो उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है चार्ज विद इन द क्यूब इफ द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज दिस, तो अब की बार नेट फ्लक्स, पहली बार तो नेट फ्लक्स होगी कितनी, नेट फ्लक्स होगी जो बाहर जाने वाली माइनस अंदर आने वाली, तो नेट फ्लक्स मेरे पास निकलेगी φ2 माइनस φ1, तो अगर इसको मैं निकालूंगा तो किसके पास निकलेगी φ2 माइनस φ1, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मेरे को कितनी 1 φ2 माइनस φ1 बराबर दे रखी है 1.0, ये दे रखा है, अब φ1 और φ2 की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर एरिया कितना है भाई, पहले तो फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, फ्लक्स निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए, तो पहली बात तो एरिया दोनों सरफेस का, इसका और इसका, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एरिया तो सेम रहेगा, साइड ही होगी कहीं ना कहीं, ये साइड दे रखी है, तो क्या हुआ a का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, एरिया निकल गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, मैंने कहा ना ये चेंज हो रही है टाइम उसके डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो φ1 की अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास तो निकाल देते हैं, जगह कम बचेगी, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, तो φ1 की अगर मैं बात करता हूं तो φ1 क्या होगा, E1 डॉट
A1 और A2 तो क्या है, सेम है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोस थीटा लिख देते हैं, लेकिन थीटा तुम देखो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं पे एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो ये 0 डिग्री, कोस 0 1 हो जाएगा, तो E इंटू में A ही आएगा। तो E कितना है, अब बात आती है E, E1 इंटू में A, ठीक है, A1 को मैं A ही लेके चल रहा, तो E1 कितना है, E1 वहां पे फार्मूला दे रखा था, ये वाला दे रखा, तो क्या होगा, अल्फा अंडर रूट एक्स। अब मैं निकाल किस पे रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यही तो देनी पड़ेगी, ये कितना है, 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई 1 की वैल्यू निकल गई। जब मैं निकाल लूंगा फाई 2 की वैल्यू, तो क्या निकलेगा, E2 इंटू में A2, मतलब E2 इंटू में A, मतलब E2 कितना होगा, कहाँ गया फार्मूला, अल्फा इंटू में अंडर रूट एक्स। अब इस सरफेस के ऊपर निकाल रहा हूं ना भाई, तो इस सरफेस पे निकाल रहा हूं, तो ये डिस्टेंस तो ये वाली मेजर करूंगा ना, एक्स तो ये वाली 0 है, यहाँ पे ये ओरिजिन है हमारा, तो यहाँ से ये वाली मेजर करूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, 5 आ गया, 5 आ गया, तो 5 माइनस 5 किसके बराबर होगा, 5 माइनस 5 किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा अंडर रूट 2a माइनस में अल्फा अंडर रूट a, यहाँ से उठाया तो अल्फा मैंने कॉमन ले लिया और अंडर रूट a भी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 तो क्या होता है, 1 ही होता है, इतना ही बच गया। ओके, और ये क्या हो गया, डेल फाई बन गया, और डेल फाई की वैल्यू तुम्हें दी हुई थी, कहाँ दी हुई थी, इस नेट फ्लक्स ये दे रखी, तो डेल फाई की वैल्यू कितनी दी है भाई, 1.0 बराबर हो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू तुम्हें दी थी कहाँ पे, अल्फा की वैल्यू तुम्हें ये दे रखी है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए का मतलब है क्या है, अंडर रूट ए का मतलब 0. ए कितना है, 0.1, तो 0.1 इंटू में अंडर रूट 2 माइनस 1, तो अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ये काम धाम अपने को बेटा जी क्या करना है, सोल्व करना है, चलिए करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं, 1.05 इंटू में, अब ये 2 0 है, इसको अंदर ले जाता हूँ, 2 0 है, इसको अंदर ले जाता हूँ, एक मिनट है थोड़ा सा, हाँ 1.05 बराबर हो जाएगा 8, अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 1/10 था, बात बन गई, ठीक है, इंटू में अंडर रूट 2 माइनस में 1, ठीक है, तो यहाँ 1.05 इज इक्वल टू 8, ये कट ही जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, और ये क्या 1.41 इंटू में सॉरी माइनस में 1, तो इसको निकालोगे तो 8 इंटू में 0.41 इंटू में 1.05, क्या निकला, फ्लक्स निकल गया, लेकिन उसने पूछा क्या, चार्ज पूछा था भाई, चार्ज, हाँ भाई, ये अगर फ्लक्स दे ही रखी है हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको दोबारा निकालोगे किसके इक्वल आ गया, 1.05 के इक्वल आ रहा है, तो सोल्व करने के बाद फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स तो मैं इसलिए निकाल रहा था क्योंकि मेरे को फ्लक्स इसलिए निकाल रहा था क्योंकि मेरे को क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आना था, यहाँ से चार्ज में निकाल था फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट,
ये चीज मैं निकालने वाला था, ठीक है। तो फाइव में यहां से निकाल रहा था, लेकिन उसने फाइव पहले ही दे रखा है, फाइव उसने पहले ही दे रखा है। ये वाली चीज ताम झाम देने की क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें फ्लक्स देना ही था, ठीक है। तो इसमें लगता है मेरे ख्याल से दो चीजें एक्स्ट्रा दे दी हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। तुम फ्लक्स इस फार्मूले से भी निकालोगे ना बेटा, तो यही आएगा, ठीक है। और वैसे अगर तुम्हें निकालने की इच्छा नहीं है तो उसने फ्लक्स दे रखा है सीधा सीधा, तो 1.05 इनटू में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इनटू 10 रेज़ टू पावर -12, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8.85, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 85 तो है ही, देखो ये तो आने से रहा, ठीक है, ये भी आने से रहा, ये भी आने से रहा, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, समझे नहीं समझे। तो मैं सीधा इसको लगा देता ऑप्शन टाइप में, अगर बात करता तो मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई भी की जा सकती है, तो ये तुम्हारा आना इतना ही है 9.27, ये वाली वैल्यू उसने यहाँ पे लिखी रखी थी, तो ये पूछ रहा था क्योंकि 8.85 तो पहले ही हो गया ना, तो 8.85 इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज से 1.051 से ज्यादा है तो वो वैल्यू ज्यादा ही आएगी ना, ये आ सकती ना, ये आ सकती ना, ये आ सकती, ये आ सकती, ठीक है। तो हाँ मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा वो चीज। हाँ ये तामझाम मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले देखा हुआ था, तो उसमें मेरे को क्या था, उसमें ये वाली वैल्यू दे नहीं रखी, इसमें क्या है ये सरप्लस है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, अगर यही दे रखा है तो तुम्हें ये देने की क्या जरूरत पड़ेगी, और ये दे रखा है तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर भी हम निकाल सकते हैं कि फ्लक्स निकालना था ये वाला और ये वाला, इसमें से इसको माइनस कर दो आ जाएगा फ्लक्स, और क्या है, ये तरीका है भैया फ्लक्स निकालने का, ठीक है। तो ये सिर्फ तुम क्या कर दो यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे डेल फाई लिख लो, तो डेल फाई किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, फ्लक्स निकल गई, निकल ही सकते हैं। ये कहां से आया है, ये गॉस लॉ से आया है। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना इसको साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 27, the total flux through the faces of the cube with side of a length a if a charge is placed at the corner of the cube, through the faces of the cube, ठीक है। देख लीजिए भाई, तुम्हें क्या कहा, ये एक इसको समझ लेना ध्यान से, बड़े काम की चीज है, एक बार समझ में आया तो बात क्लियर है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अगर ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर पे प्लेस किया गया है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिख दिया प्लस, अब ये प्लस क्यू क्या है भैया, ये इसके अंदर नहीं है, बाउंड्री के ऊपर है, तो बाउंड्री के ऊपर चार्ज नहीं रखना होता। चार्ज अगर तुम्हें गॉस लॉ यूज करना है ना, कौन से वाला गॉस लॉ क्या था कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज निकालना होता था तो फाई इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये तो फाई ही पूछ रहा है, तो इतना ही पूछ रहा है हमसे, फ्लक्स फ्लक्स पूछ रहा है, तो ये काम है। लेकिन ये लगेगा कब, ये ला कब लग सकता है कि तुम्हारा चार्ज क्या है, एनक्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, तो मेन बात ये है। तो पहले इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, इनक्लोज करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, तो मैं क्या करूंगा एक एक्स्ट्रा ये बना लूंगा, अभी भी इनक्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, और इनक्लोज करना है तो मैं ऐसा एक टाइप से कुछ वो बन जाएगा। तो ये हो गया, अब नीचे से तो इनक्लोज हो गया, सेम सिचुएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से भी इनक्लोज करना पड़ेगा।
ऐसे कुछ, ठीक है। अब जाके ये क्या करेगा भाई, ये इनक्लोज होगा तुम्हारा क्यूब पूरा, ये पूरा इनक्लोज हो गया। अब अगर तुम ध्यान से थोड़ा देखोगे तो इसके अंदर तुम्हारे पास कितने क्यूब आ गए, इसके अंदर तुम्हारे पास पूरे के पूरे 8 आ गए। एक तो ये खुद और 4 इधर, मतलब इसको अगर मैं 1D में तुम्हें समझाऊंगा तो ऐसे सिचुएशन है। 1D में अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करो, ये वाला तो क्यूब है तुम्हारे वाला, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, और इसके जो ऊपर क्यूब रखे हुए हैं वो वाली कैसी सिचुएशन है, वो ऐसे 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके जो ये चार्ज है ये क्या है, ये इनक्लोज हुआ है। अब ये इनक्लोज हो गया, अब इस पे क्या कर सकते हो तुम, लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ये वाला फ्लक्स वाला फार्मूला लगा सकते हो। तो फाई अब की बार क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब ये फाई कितने उसमें से गया है, अब देखो ये फाई गया है कितने क्यूब में से गया है भाई, 8 क्यूब में से गया है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 क्यूब, 8 क्यूब की फाई क्या है, कितनी है। तो ठीक है, तो तुम्हारी अगर मैं बात करूंगा किसकी, एक क्यूब की, 1 क्यूब, एक क्यूब में से फाई कितनी होगी, 1/8 एप्सिलॉन। इतनी बात क्लियर हुई। 8 क्यूब में से पाई जा रहा है इतना, तो एक में से क्यूब में से पाई जाएगा इतना। अब बात करेगा वो ये कि तुम्हारा फेस की बात करें तो फेस में से कितना जाएगा। तो अब देखो भाई, मान लो एक क्यूब लेके चल और ये क्यूब लेके चल, तो ये मैंने एक कंप्लीट क्यूब बना दिया, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे फेस बनाना चाहूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत रेड से बना देता हूँ एक बार के लिए। ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, यहाँ पे तुमने 4 रखा है। अब ये देखो इस टाइप से कुछ सिचुएशन है कि ये एक फेस तो ऊपर है, आप कुछ मिलेगा क्या हमें ऐसा जिससे तुम्हें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। कॉफी देख लेते हैं एक बार के लिए। हाँ ये देखो, तो अगर मान लो चार्ज यहाँ रखा है, अब इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, एक बार के लिए ऐसे समझो चार्ज यहाँ रखा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना बेटा, वो इसके या तो पैरेलल जा सकती है, या इसके इधर जा सकती है, या इसके इधर जा सकती है, इस फेस में से पास नहीं हो सकती। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास होगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी यहाँ से, तो या तो वो ऐसे होगी, या इसके पैरेलल होगी, या इससे इधर होगी। मतलब इस फेस में से पास नहीं होगी, पास होने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे बैंड होना पड़ेगा। तो इस फेस से, ऊपर वाले से और साइड वाले से, इन तीनों फेस से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी। तो 3 फेस से तो पास ही नहीं होगी, तो कितने फेस से पास होगी, 3 से ही पास होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, Q/8 एप्सिलॉन। तो एक फेस से कितनी पास होगी, 1/3 इंटू में Q/8 एप्सिलॉन। ये कितना आ जाएगा, Q/27। तो तुम्हारा जो आंसर फाइनल होगा ना, तो वो क्या होगा, Q/27। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में, अगर सेंटर पे रखा है तो 6 फेज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, लेकिन अगर कॉर्नर पे रखा है तो इन 3 फेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। और सिचुएशन में तुम्हें, पहले तो ये बात क्लियर हुई, और मैं तुम्हें सिचुएशन थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूं इसकी, इसको हटा के। कि अगर तुम्हारा कहाँ रखा है, जिसके अंदर चार्ज रखा है ना उसमें से पास नहीं होगी। मान लो चार्ज यहां रखा है, तो इस सिंगल 1 फेस में से पास नहीं होगी, नहीं पास होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन 5 फेसेस में से पास होगी, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सामने वाले में से, पीछे वाले में से।
ठीक है। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है और तुम्हारा यहाँ रखा है, तो टच कितने को कर रहा है? इस स्पेस को टच कर रहा है, इस स्पेस को टच कर रहा है, तो इन दोनों में से पास नहीं होगी। किस में से पास होगी? इसमें से होगी, इसमें से होगी, इसमें से होगी, इसमें से। तो चार फेस में से पास होगी। अगर तुम्हारा जो अभी हमने केस पढ़ा, इसमें सेल यहाँ पे रखा है, टच कितने को कर रहा है? एक, दो, तीन, तीन फेसिस को टच कर रहा है, तो तीन फेसिस को टच कर रहा है, तो इन तीनों में से पास नहीं होगी, बाकी तीनों में से पास होगी। तो तीन फेसिस, थ्री फेसिस को ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो तीन फेसिस में से पास होगी नहीं। तो किस में से पास होगी? सिर्फ बचे हुए तीन में से पास होगी। तो यही चीज मैंने अभी पीछे तुम्हें बताई थी, ठीक है? नहीं है तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेमी स्फीयर ले लेता हूं, ऐसे अगर तुमने चार्ज रख दिया यहाँ, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नीचे वाले जो एरिया है ना उसमें तो पास हो जाएगी, जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला जिसको ये टच कर रहा है, ये वाला एरिया, इसमें से पास आउट नहीं होगी। या तो इससे ऊपर ही बाहर ही निकलेगी, या तो इससे ऐसे बाहर ही निकलेगी, या इसके मैक्सिमम ऐसे पैरेलल हो सकती है और नीचे जाएगी। लेकिन इसमें से ऐसे नहीं है कि ये ऐसे घूम के ऐसे निकल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? नहीं है। चलो इतना ही था इसका, तो आगे चलते हैं 27। ट्वेंटी एट, देखो, two charges this and this are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining two charges is the electric potential zero? Electric potential क्वेश्चन तो हमें वहां पे डालना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में। चलो कोई नहीं, कर तो देखते हैं। चलो भाई, इसने क्या कहा फिर भी देख ही लेते हैं, अब क्वेश्चन आ ही गया है तो छोड़ना तो क्या है। उसने क्या कहा? दो चार्जेस, उसने क्या कहा? दो चार्जेस हैं, दिस एंड दिस। तो हम दो चार्जेस बना लेते हैं। कहाँ है? एक है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 और एक कहाँ है? -2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। कहाँ पर है? 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है? एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो ज्वाइनिंग पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, V जीरो है। V तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बेटा। V क्या है? V एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से V और इसकी वजह से E डायरेक्ट निकाल लो, बस R का ध्यान रखना। यहाँ पे अगर इसको x मान रहे हो तो ये 15 है, तो ये कितना बच गया? 15 माइनस x बच गया। तो यहाँ पे टोटल V है, V कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 बराबर है 0, तो V1 बराबर होगा माइनस V2। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस तो होगा ही, क्योंकि माइनस चार्ज है। इनका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर रख दो, तो तुम्हारे पास क्या होगा? K Q बाई R। स्केयर नहीं होता यहाँ पे पोटेंशियल में, ठीक है नहीं? तो K Q2 बाई R1, ये R2। तो बात करते हैं K Q बाई Q कितना था? उल्टी कर देते हैं ना, तो K से तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई R1। R1 तो लोगे x बराबर होगा, कहाँ से मेजर किया है? फ्रॉम 3, ठीक है, इसी से मेजर कर लेंगे इसको। और ये है 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा? 15 माइनस में x, ठीक है? इससे ये काट दो, तो इसको इधर, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुना में 15 माइनस x बराबर होगा 2x के। 15 दिया 45 माइनस में 3x बराबर होगा 2x के, तो 45 बराबर होगा 5x के। और यहाँ से जब तुम निकालोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 में 45, तो 9 है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो
तो सीधी सी बात ये थी भैया कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो जितना इसकी वजह से पोटेंशियल होगा उतना इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, तो V1 बराबर V2 पे आएगा। सिंपल सी बात है, ये तुमने पोटेंशियल का वहाँ पे देखा होगा। हालांकि इसको नेक्स्ट हमें पीपीटी में डालना था, ये बड़ी गलती हुई है हमसे, छोटी सी, कोई बात नहीं, चलता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पढ़िए। मैं माने कितना, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन द इनर फेसेस, ठीक है। Plates have surface charge density of opposite sign and magnitude this. Okay, ये सिग्मा दे रखा है। The electric field between the plates. ये ना, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इसमें एक चीज सीख लो तुम, एक बार मेरे पास तुम्हारे मैसेज कई बार आते रहते हैं। ये सिग्मा है, इसमें क्या है, अपोजिट डेंसिटी है ना, तो ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। ये तीन रीजन है इसके अंदर, ये रीजन है फर्स्ट, ये रीजन मान लिया मैंने सेकंड, ये रीजन मान लिया। अब देखो, ये सिग्मा डेंसिटी है पॉजिटिव, मतलब इसके ऊपर अगर मैं तुम्हें इसी शीट को कहां दिखाना चाहूँ, यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहूँ, तो ये कुछ इस टाइप से, तो ये इनफाइनाइट तक है, ये ऊपर तक है भाई। और इसका अगर तुम्हें रिजल्ट याद हो तो इसका रिजल्ट आया था, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैंने दी है इसकी वजह से, और ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है इसके रिस्पेक्ट में, जिसमें हर एक एरो का मतलब क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें याद होगा वहां पे रिजल्ट निकाला है गोस लॉ से, एप्लीकेशन है ये किसकी, गोस लॉ की। अब देख लो भाई, ये इसके अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फाइनल आंसर यहाँ 0 आएगा। ये इसके अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड सेम है, फाइनल आंसर 0 आएगा। ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक। अरे और भी कैलकुलेशन करवाएगा भैया, चलो करवाएगा तो करवाएगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, ये बीच वाली है तो ये है भैया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना दिया है, 16 गुना में 10 की पावर माइनस 22। एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.85 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, ठीक है। तो 16 बटे में 8.85 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 22, और ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो आ गया 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। इसको सोल्व करो, ये आ गया 16 8.85, तो होता तो सीधा ये 2 पे चला जाता, तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ओके 1600 850, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा, 1, ये आ गया 885, ठीक है। तो ये 10 में से गया 5 और 9 में से 1 और 8 9 10 10 और 5 7, इसमें लग देते हैं। अब ये देखो कितने में जा रहा है, अगर दो ऑप्शन में लेके चलता हूँ, ए से स्टार्ट हो जाता हूँ, 8 8 38 64, 8 में 72, वो तो जाएगा, 9 पे तो जाएगा 38 64, 8 पे देखता हूँ, 8 पंजे 40, ठीक है, ठीक है। 8 38 64 64 और 4 64 64 और 4 68 6 और
अठोटी 64 64 और 6 64 और 6 70। भाई समझो कुछ भी बचेगा तो 1.8 समथिंग कुछ होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे? तो मेन काम क्या था भाई, ये तो कैलकुलेशन है यार, ये तो तुम करोगे। देखो ठीक है, बात है कंसेप्ट की। कंसेप्ट में क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ एरो बना दो, ये नेगेटिव है तो अंदर की तरफ एरो बना दो, और जो एरो के अकॉर्डिंग तुम क्या कर दो, फाइनल आंसर निकाल दो। अब की बार ये भी हो सकता है कि यहाँ सिग्मा है तो यहाँ पे सिग्मा बाय 2 हो, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना ये पहले वाले जो एरो हैं फर्स्ट के हैं, जो नीचे वाले एरो हैं वो सेकंड के। अगर सिग्मा बाय 2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 लिखोगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तब जाके तुम्हें सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अभी के केस में यहाँ पे सिग्मा दे रखा था तो सिग्मा बाय 2 होगा, सिग्मा बाय 2 होगा, सिग्मा बाय 2 होगा। ठीक है, नहीं है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच रीजन, वही है जो मैंने अभी बताया भाई। ये वही है जो मैंने अभी बताया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव था क्या, हाँ पॉजिटिव था, अपोजिट था, वही चीज है। इसमें क्या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो मान लो अगर ये भी प्लस होता है, देखो चलो क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाएंगे अब की बार। तो इसकी वजह से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर, इसके रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब देखो एरो, ये क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे टोटल करोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ये इधर है, ये इधर है, तो टोटल क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये भी सेम डायरेक्शन में है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का, और ये क्या है, ये प्लस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, इधर है, ये भी इधर है, तो इसको क्या कर लो तुम लोग, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, और ये भी माइनस का, तो टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से इस तरीके से कर सकते हो। चलो एक और केस बता देता हूँ, ये सिग्मा बाय 2 मान लिया और ये सिग्मा मान लिया। अब वाले केस में देखो, पहले वाले की वजह से एरो बाहर, यहाँ पे भी बाहर, तो इससे उधर भी बाहर, तो है कितना ये, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब इस वाले की वजह से बाहर सिग्मा बाय 2 है, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। इसकी वजह से इधर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, और इधर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। अब सोल्व करके देखो, ये भी क्या आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब क्या करो, इनको सोल्व करके देखो, देखोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा सिग्मा माइनस का ये टोटल, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। ये कितना बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, 1 प्लस में 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 बाय 2 इनटू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये चीज आ जाएगी तुम्हारी। इसी तरीके से यहाँ सोल्व कर सकते हो, सबको ऐड करके हो पाएगा। इनका अलग अलग से सबका तुम सोल्व कर सकते हो। ये भी सेम डायरेक्शन में है तो सेम ही रिजल्ट यहाँ पे आएगा तुम्हारा, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में थे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की पावर 3 बाय 2, क्योंकि इनको ऐड किया है। और यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 2 आएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाय। डायरेक्शन के केस में जब भी बात करोगे, ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है तो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी तो उधर है ही, इसकी इधर है। बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, हो सकता है तुम्हें, तो वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसकी है। अगर इसकी ज्यादा है तो इधर डायरेक्शन नेट आएगी, और इसकी ज्यादा है तो इधर डायरेक्शन नेट आएगी। ठीक है, अरे वाह, ओके।
दिस इज ऑल बेटा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे तुम्हारा कि नीट के और जेईई के क्वेश्चंस हैं तो वो ट्राई करें, ठीक है। वो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड क्या होगा, लास्ट हमारा लेक्चर होगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।